गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे और अच्छे से मजे से एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी जो बुक है वेदांत, उसका पार्ट 2 राजस्थान की रजत बूंदे, जिनके लेखक हैं अनुपम मिश्र। तो आइए सबसे पहले हम अनुपम मिश्र के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, अनुपम मिश्र का जो जन्म था सन 1948 में हुआ था महाराष्ट्र में, और ये पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर 20 पुस्तकों का लेखन कर चुके हैं, जिनमें से आज भी ये खरे उतरे हैं। अर्थात पुस्तकों के मामले में इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से कार्य किया है। तालाब और राजस्थान की रजत बूंदे विशेष चलते थे। इनकी जो पुस्तक है, इन्होंने जिसमें कहानियां लिखी हैं, खासतौर से वो बहुत ही ज्यादा चर्चित रही हैं। पहली तो है तालाब और दूसरी रही है राजस्थान की रजत बूंदे। पर्यावरण संबंधी कई आंदोलनों से न केवल घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे हैं, बल्कि लोगों को जागरूक बनाने के लिए मुहिम भी चलाई है। जो पर्यावरण का क्षेत्र है, उससे उन्होंने काफी सारे लोगों को जागरूक किया है और काफी सारे उन्होंने मुहिम चलाई है, आंदोलन चलाई है कि हमारी जो प्रकृति है वो किस प्रकार से बचेगी, उसका हम देख रेख कैसे कर सकते हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने काफी मुहिम को चलाया है। 1977 से गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से संबंध रहे हैं। 1977 में जब गांधी जी थे, उस समय उन्होंने गांधी शांति जो प्रतिष्ठान है उसके पर्यावरण से कहीं ना कहीं संबंधित रहे हैं। तो इनका छोटा सा बच्चों को परिचय था अनुपम मिश्र का। तो आइए हम आज अपना आपका जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं, राजस्थान की रजत बूंदे, जिनके लेखक हैं अनुपम मिश्र। देखिए, पसीने में तरबतर चेलवांजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। चेलवांजी जो होते हैं बच्चों, व्यक्ति होते हैं जो कुएं के भीतर काम कर रहे होते हैं, वहां उनको चेलवांजी कहा जाता है। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। जब खुदाई शुरू हुई है उस समय कितनी खुदाई है? 30-35 हाथ, यानी कि लोग खोद चुके हैं उसको। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। राजस्थान में जब कुएं बनते हैं, कुइयां बनती हैं, उस समय जब खुदाई हो रही है, ये चैप्टर उससे रिलेटेड है बच्चों, पार्ट आपका जो भी है। तो जाहिर सी बात है, आप नीचे जब जाएंगे जमीन के अंदर धीरे धीरे खोदेंगे तो कहीं ना कहीं गर्मी बढ़ती ही जाती है, तेज होती जाती है गर्मी, है ना। कुई का व्यास घेरा बहुत ही सकरा है। सकरा का मतलब वहां पे बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है कि हम 3-4 लोग जाके वहां खड़े हो जाएं या खुदाई कर ले, तो बहुत ही कम स्पेस है वहां पर, यानी कि जगह बहुत ही कम है। उखरू बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से 1-1 हाथ की दूरी पर मिट्टी है। उखरू का मतलब होता है जो घुटनों के बल एकदम से उकड़ के ऐसे करके जो बैठ जाते हैं बच्चों, उसको कह रहे हैं, है ना, कि उखड़ू बैठना या पंजे के बल बैठना या घुटनों के बल बैठना, उखड़ू बनके हम जो बैठते हैं, कह रहे हैं कि उखड़ू बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से 1-1 हाथ की दूरी पर मिट्टी है, यानी कि उसकी जो पीठ है और उसकी जो छाती है उससे 1 हाथ इतना की दूरी पर मिट्टी, मतलब स्पेस वहां पे ज्यादा नहीं है बैठने का कि कोई इंसान आराम से हो जाए, बल्कि और उखड़ू बनकर वहां पे लोग बैठे हुए हैं। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता, खुदाई या बसोली से की जा रही है। बसोली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। जाहिर सी बात है, आप लोग भी समझ सकते हो बच्चों कि जब इतनी छोटी सी जगह है तो अपनी जो कुल्हाड़ी होती है, कुल्हाड़ी तो कम से कम इतनी बड़ी होती है, उसमें जो लगा होता है, और यह फावड़ा, तो जब स्पेस ही नहीं है वहां पर तो कुल्हाड़ी से किस तरह से वहां की मिट्टी खोदेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि बसौली एक प्रकार का औजार है, डंडी टाइप का। बसौली जो एक प्रकार का औजार है, जो छोटा फावड़ा है। अपना बड़ा फावड़ा तो बहुत ज्यादा होता है जिससे हम खुदाई करते हैं, लेकिन एक वो छोटा ही फावड़ा है और नुकीला है। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का है, और आगे से काफी नुकीला है, ताकि जैसे हम मिट्टी को खोदेंगे तो मिट्टी तुरंत क्या हो जाएगी, निकल के बाहर आ जाएगी। और उसका जो हत्था है, वो हत्था कैसा है, वो लकड़ी का है। तो इस तरह से वहां जो खुदाई हो रही है, किसके द्वारा हो रही है बच्चों? बसौली नामक छोटा फावड़ा, आकार में कैसा है, छोटा फावड़ा है, उससे वहां की खुदाई हो रही है। अब आगे देखिए, कुई की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहां की गर्मी का असर पड़ेगा। कुई की गहराई, देखिए कुई की जो गहराई होती है, जैसे जैसे उसको हम खोदते जाएंगे, जो मेहनती लोग हैं
मेहनती काम करने वाले हैं, वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। जाहिर सी बात है, वहाँ जैसी भी गर्मी आप लोग सभी जानते हैं, राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, और जिस इलाके में ये खुदाई कर रहे हैं, कुई बना रहे हैं, कुई का प्रयोग कर रहे हैं, वहां पर वो और ज्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है। जाहिर सी बात है, जमीन के अंदर हम जाके खुदाई कर रहे हैं तो वहां का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। देखिए, थोड़ी सी गर्मी कम करने के लिए, आपको पता है जो रेत होती है बच्चों, वो बहुत थोड़ी सी ठंडी होती है ना, तो सामने वाले को ठंडक पहुंचाने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, जो ऊपर खड़े हुए हैं जमीन पर, वो तो अंदर खुदाई कर रहा है व्यक्ति, लेकिन जो ऊपर खड़े हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, ऊपर से उनके ऊपर क्या फेंकते हैं, मुट्ठी भर रेत फेंकते हैं ताकि थोड़ी सी ठंडा उन्हें महसूस हो। इससे ऊपर की ताजी हवा नीचे फेंकाती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा ऊपर लौटाती है। ये प्रक्रिया करने से क्या हो रहा है बच्चों, कि ताजी हवा जो है वो नीचे की तरफ जाती है और जो गर्म हवा है नीचे वो ऊपर की तरफ जाती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे हैं चेल मांझी के सिर पर लग सकते हैं। भाई इतने ऊपर से फेंक रहे हैं जो रेत की, जाहिर से उसके जो कण होते हैं रेत के, छोटे छोटे जो कण हैं, वो कहीं ना कहीं जो चेलबाजी व्यक्ति है जो काम कर रहा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं लग रहे हैं, उसके सिर पर लग रहे हैं। जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति नीचे अगर खड़े होकर गहराई में खुदाई करेगा और ऊपर से कोई व्यक्ति उसके ऊपर कुछ फेंकेगा तो ऑब्वियसली बच्चों उसके सिर पर वो लगेगा। इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए हैं। जैसा कि आप अक्सर देखते हो जब खुदाई करने जाते हैं ये लोग काफी ज्यादा, तो सिर पर कुछ पहने होते हैं। इसी तरह से ये बता रहे हैं कि उनके ऊपर किसी चीज का प्रेशर ना आए, उनके सिर पर किसी चीज की चोट ना लगे, इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, किसी कांसे पीतल के आकार का एक टोप टाइप का है उसको इन्होंने पहना हुआ है ताकि इनके सिर पर कोई भी परेशानी ना हो। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलबाजी के पंजों के आसपास मलमा जमा हो गया है। जब वो नीचे खुदाई कर रहे हैं तो खुदाई करते करते क्या हो रहा है, उनका जो मलमा है वो क्या है, कहीं ना कहीं जमा हो रहा है। जाहिर सी बात है, हम मिट्टी को खोदेंगे तो नीचे हमारा मलमा जमा भी होगा। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है और मिट्टी उसमें भर दी जाती है। अब जाहिर सी बात है, वहां पर स्पेस इतना कम है तो बार बार ऊपर नीचे तो जा नहीं सकते, तो ऊपर जो व्यक्ति खड़े हुए हैं उन व्यक्तियों ने क्या करा, रस्सी के जरिए उन्होंने वहां पे एक बाल्टी उतारी है नीचे, और जो मिट्टी इकट्ठी की जा रही है ना, जो खुदाई के द्वारा, उस मिट्टी को उस बाल्टी में भरकर ऊपर भेजा जा रहा है। मिट्टी उसमें भर दी जाती है और पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनसे भी चेलमांझी का सिर बचाएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब कोई नीचे से प्रक्रिया हो रही है, नीचे से आप बाल्टी में मिट्टी भर रहे हो जो आपने खोदी है और उसको ऊपर खड़े व्यक्ति जब खींचेंगे तो थोड़ी बहुत मिट्टी बच्चों, बहुत नॉर्मल सी बात है, वो गिरती है सिर पर व्यक्ति के, इसलिए उन्होंने जो टोप पहन रखा है चेलमांझी ने, यानी खुदाई करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको चेलमांझी कहा जाता है। तो उनके सिर पर जो भी कंकड़ पत्थर गिर रहे हैं, जब ऊपर बाल्टी खींची जाती है तो वो उनको चोट नहीं पहुंचा रही है, अर्थात उनको परेशान नहीं कर रही है। चेलमांझी यानी चिंजारो कुई की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग। देखिए बता रहे हैं कि चेलमांझी कौन होते हैं, क्या करते हैं, उनकी क्या कार्य है। तो चेलबाजी को हम चिंजारो भी कहते हैं, जो कि कुई की खुदाई करते हैं और एक विशेष प्रकार की चिनाई। चिनाई का मतलब होता है बच्चों, जिस तरह से हम गारे से, मट्टी से, सीमेंट से अपनी ईंटों की चिनाई करते हैं, दीवार बनाते हैं, उसी तरह से ये लोग क्या करते हैं, चिनाई का काम करते हैं और इसमें काफी परफेक्ट होते हैं, कार्यकुशल होते हैं और ये काम चेंजा कहलाता है। जो चिनाई करने का काम है इसको हम क्या कहलाते हैं, इसको हम चेंजा कहते हैं। आगे ये कह रहे हैं कि चेंजारो जिसे कुई को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। चेंजारो जिस कुई को बना रहे होते हैं, जो चेंजारो व्यक्ति होते हैं जिस कुई को बना रहे होते हैं, ये बहुत साधारण काम नहीं है और हर कोई व्यक्ति उसको काम को भी नहीं कर सकता है। कुई यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। देखिए कुई क्या होती है, कुआं जो होता है काफी ज्यादा बड़ा होता है, चौड़ाई में है ना, गहराई में, लेकिन कुई क्या होती है, बिल्कुल पतली सी होती है, बहुत ज्यादा छोटी सी होती है। आपको ये देखो मैं चित्र दिखाती हूँ, ये जो चित्र है
ऊपर से बिल्कुल सकरी सी है और आते 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 नीचे है। इसके अंदर एक व्यक्ति भी बैठा हुआ है ना, कुएं के अंदर जो काम कर रहा है। तो इस तरह से कुएं होती है बच्चों, बिल्कुल छोटी सी होती है। आगे ये कह रहा है वह कोई भी साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुएं क्या होती है? बहुत ही छोटी सी होती है, अर्थात बहुत छोटा सा कुआं होता है। कुएं यानी बहुत ही, कुआं पुल्लिंग है तो कुएं स्त्रीलिंग है। हमारे जो लेखक है वो हमें बता रहे हैं जो कुआं है वो पुल्लिंग जाति में आता है और जो कुएं है वो स्त्री जाति लिंग में आती है। इस कुएं की कहीं से कम नहीं है, अर्थात वो कह रहे हैं ये छोटी अभी केवल व्यास में ही है, ये छोटी है व्यास में केवल, लेकिन गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं है। देखिए ऊपर से ये देखने में हमें बहुत छोटी सी लग रही है बच्चों, लेकिन इसकी गहराई बहुत है, अर्थात इसको काफी नीचे तक क्या किया जा रहा है? नीचे तक खोदा जा रहा है, अर्थात गहराई इसकी भी कम नहीं है। जिस तरह से कुओं की गहराई कम नहीं होती है, इसी तरह से इसकी भी गहराई कम नहीं होती है। आगे वो कह रहे हैं कि गहराई तो कुएं की भी कम नहीं है और राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम या ज्यादा हो सकती है। हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान में बहुत सारे ऐसे हमारे क्षेत्र हैं जहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है। देखो सेम तो जगह कहीं नहीं होती, हम कभी कुएं भी हमारे बहुत ज्यादा सेम नहीं है कि कहीं पर हम बहुत ज्यादा गहरे हैं, कहीं पर बहुत सकरे हैं, कम है। इसी तरह कुछ विशेष कारण ऐसे रह सके होंगे विशेष स्थानों पर कि हो सकता है उसके वहां पे बहुत ज्यादा खुदाई हम नहीं कर पा रहे हैं। तो कह रहे हैं कुइयों की गहराई कहीं कहीं पे कुछ ज्यादा भी हो सकती है और कहीं कहीं देखने को मिलता है कि कुछ कम भी हो सकती है। कुई एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। हमारे जो लेखक हैं अनुपम मिश्र वो हमें बता रहे हैं कुइयों के बारे में कि कुई जो है देखा जाए तो हम दूसरा अर्थ उसका ये निकाल सकते हैं कि वो बिल्कुल कुएं से विपरीत है या कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुई भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। आप सभी जानते हो कुआं जो है हमारा किस तरह से जुड़ता है बच्चों। कुएं में आपका जो नीचे से ही पानी निकलता है कुएं के अंदर, लेकिन हमारी जो कुएं है उसकी अलग प्रक्रिया है। वो क्या करती है? वो भूजल से नहीं जुड़ती। कुआं तो हमारा भूजल से जुड़ जाता है, लेकिन जो कुएं है वो भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे हमारा कुआं जुड़ता है, बल्कि उसकी जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल अलग है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, तब भी जब भी वर्षा नहीं होती। यानी कुएं में ना तो सतह पर बहने वाला पानी है ना भूजल है, यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा सा मामला है। जो अनुपम मिश्र हमारे लेखक है वो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुएं में तो पानी कैसे आता है? भूजल के जरिए आता है, लेकिन कुएं में जो पानी है भूजल के जरिए नहीं आता बच्चों, बल्कि उसमें ना तो हम पानी डालते बल्कि उसमें जो वर्षा का पानी होता है, जब हमारी बारिश होती है, वर्षा होती है, उसका पानी आता है और वो पानी हमें पूरी तरह से वो उस पानी को इस तरह से समेट कर रखती है, संभाल कर रखती है, चाहे वर्षा हो या ना हो। यानी कुएं में ना तो सतह पर बहने वाला पानी है और ना भूजल पे, बल्कि वो पानी उसका मामला ही कुछ अलग है, पेचीदा है। वो किस तरह से पानी को क्या कर रही है? समेट रही है, कर रही है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। जो मरुभूमि है आप जानते हो राजस्थान में क्या अलग अलग तरह का क्षेत्रफल पाया जाता है, मिट्टियां पाई जाती हैं। तो जो मरुभूमि है, मरुभूमि में जो रेत का विस्तार का मतलब जो रेत है बहुत ही उससे फैली हुई है जगह जगह और काफी ज्यादा गहराई में वो समेटी हुई है। अथाह है, अथाह जिसका कोई अंत ही नहीं है, जो यहाँ से शुरू हो रही है और ना जाने कहाँ खत्म हो रही है मरुभूमि में रेत। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती है। मतलब यहाँ पे जो रेतीला है मौसम, यानी कि रेतीला जो जमीन है, मरुभूमि है जो रेतीली, वो इतनी ज्यादा है बच्चों। हमारे लेखक बता रहे कि यदि वर्षा हो भी जाए बहुत मात्रा में, तो जो वहाँ की मरुभूमि है, इतना रेत है वहां पर कि उस वर्षा के पानी को वो क्या कर जाता है? बिल्कुल समा जाता है वो पानी उसके अंदर, उस पानी को अंदर पी लेता है। आगे कह रहे हैं पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से 50-60 हाथ से नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। लेकिन वो आगे हमें बता रहे हैं कि कहीं कहीं पर ऐसा होता भी है कि
कि कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे, जो रेत है, रेत के नीचे बिल्कुल प्राय कई बार ऐसा होता है 10-15 हाथ से 50-60 हाथ तक, यानी कि बता रहे हैं उसकी हमारी कि 10-15 हाथ से शुरू होती है और 50-60 हाथ तक खत्म होती है। खड़िया के पत्थर की एक पट्टी चलती है। पट्टी ना, जो पत्थरों की जो पट्टियां होती हैं, यानी कि जो पत्थर होते हैं पतले पतले पट्टियां, वो चलते हैं, अर्थात वो नीचे होते हैं उसके। ये पट्टी जहां भी है काफी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। हमारे जो लेखक है वो हमें बता रहे हैं बच्चों कि जो ये पट्टी है जहां भी होती है काफी लंबी चौड़ी होती है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण हाँ ऊपर से दिखती नहीं है। आप भी जानते हो जब मिट्टी के नीचे, रेत के नीचे कोई पत्थर होगा तो वो हमें उस मात्रा में नहीं दिखेगा जितना वो है ना, क्योंकि वो किससे ढक गया है, वो पूरी तरह से रेत से ढक गया है। तो बहुत जरूरी है ये बात कि हमें जरूरी नहीं कि मिट्टी के नीचे, रेत के नीचे कोई भी वस्तु है, वो तो पट्टी है, पत्थर है, जाहिर सी बात है पत्थर तो नीचे और ज्यादा दबा रहेगा, तो और दबा रहने के कारण वो हमें पूरी तरह से दिखाई नहीं देता, अर्थात बहुत कम मात्रा में दिखाई देता है। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। हमारे जो अनुभवनिष्ठ लेखक है वो हमें बता रहे हैं कि ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय, इस तरह के जहाँ पे क्षेत्र है जब हम बड़े कुएं वहां पे खोदते हैं, है ना, उस समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन, जाहिर सी बात है मिट्टी में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जब हम मिट्टी को खोदते हैं कई बार हमें नीचे से पता चलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये सारी चीजें, तब हमें खड़िया पट्टी जो है ना, जो यानी कि जो पत्थर है, नाम है खड़िया पट्टी पत्थर होगा, वो पत्थर हमें कहीं ना कहीं उसका पता चलता है कि देखो मिट्टी खोदने के नीचे, खोदने के समय वहां पे वो होता है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, पर वह प्राय खारा होता है। हमारे लेखक बता रहे हैं जब हम कुओं की खुदाई करते हैं, तो जब कुओं को हम खोदते हैं तो उस समय जो हमारा पानी है वो 150-200 हाथ पर, है ना, मतलब अपना जो एक हाथ है इस तरह से मान लीजिए, और 150-200 मिला लीजिए, 150-200 हाथ पर पानी निकल आता है। लेकिन प्राय वो पानी पहले कैसा होता है बच्चों, खारा होता है। जैसा आप अक्सर जानते हैं कि जो हमारे पानी है वो खारा भी निकलता है, कहीं कहीं मीठा भी निकलता है। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती हैं जहां पर, है ना, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता है। जो पानी खारा होता है, आप भी जानते हो खारा पानी जो है वो पिया नहीं जाता है, काफी ज्यादा नमकीन होता है। इसी तरह से वहां पर मीठे पानी को प्राप्त करने के लिए, पीने के लिए कुइयों का निर्माण किया जाता है, अर्थात कुइयां बनाई जाती हैं। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। पीढ़ियों का मतलब होता है बच्चों, जो हमारे पीढ़ी, हमारे जो व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनको काफी ज्यादा अनुभव होता है और वो हमें बता पाते हैं कि हमें किस तरह से खुदाई करनी चाहिए, कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। और इस प्रकार उनका जो अनुभव है, जाहिर सी बात है बड़ों के पास बहुत अनुभव होता है, तो इस प्रकार से हमारा ये अनुभव काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं हो तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। वो कह रहे हैं बरसात का जो पानी है किसी क्षेत्र में अगर बैठा हुआ है, बरसात होती है तो जाहिर सी बात है आपको पता है जो पानी है वो नीचे जाके क्या हो जाता है बच्चों, जमा हो जाता है और एकदम बैठता नहीं है। तो रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो बरसात का पानी है कहाँ बैठा हुआ है या कहाँ पे पट्टी है। तो स्टूडेंट्स ये तो आज हमारा चैप्टर था जो हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।